उत्तर पश्चिमी इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड इंस्टीट्यूट पीजीआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम हमारे साथ हैं। हम कोविड के हर पहलू पर इनके साथ बात करेंगे। डॉक्टर जगत राम, न्यूज़ 18 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो नंबर्स हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड जो हमारे को नजर आ रहा है, लगभग 6 मिलियन केसेस हो चुके हैं, 60 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं ग्लोबली, 1.8 मिलियन 18 लाख के करीब यूएसए में जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। इंडिया में भी 1.25 लाख के करीब केसेस हो गए हैं। पंजाब में अगर आप देखें 2200 के करीब केसेस यहां पर भी हो गए हैं। ये जो ग्लोबल नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहा है कि ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं ये कहीं पर इनका स्लो डाउन होना शुरू हो रहा है, कहीं पर ये जो पीकिंग इसकी आनी शुरू हुई है, कहीं पर प्लेटू जिसको कहते हैं लेवल ऑफ होना शुरू हो रहा है, कहीं पर टर्न होना शुरू हो रहा है? क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप ग्लोबल नंबर्स में? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबली जो ये वाला जो कोविड-19 है ये एक पेंडेमिक है और सारा विश्व इस पे इन्वॉल्व हो गया है। जैसे कि सारे विश्व में 6 मिलियन के करीब 60 लाख के करीब पेशेंट है और जैसे आपको पता है कि यूएसए में सबसे ज़्यादा मरीज़ है, उसके बाद में जैसे ब्राज़ील है, स्पेन है, इटली है और बहुत सारी कंट्रीज़ है। इवन चाइना के नंबर थोड़े अभी तो कम पड़ चुके हैं और इंडिया के भी काफ़ी नंबर सिग्निफिकेंट नंबर है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड है और जो नंबर ऑफ़ डेथ भी देखी जाए तो मतलब वो सबसे ज़्यादा जैसे जो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूएसए है और स्पेन, ब्राज़ील या यूके, इसमें मतलब नंबर ऑफ़ डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं कंपेयर टू हमारे कंट्रीज़ में। इंडिया में इतनी आपने ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की और ये एक कंट्रोवर्सी भी है कि ऐसा क्यों कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप हो या यूएसए हो, वहाँ पर एक तो केस लोड भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ फेटैलिटीज़ जो आउटकम हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया में भी, जहाँ पर ये माना जाता है कि शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी एडवांस नहीं है जितनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, फिर भी केस नंबर वो नहीं नज़र आ रहे जो वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो इनका क्या कारण देखते हैं आपकी? क्या चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर डिफरेंट है? क्या हम ये माने कि या तो लॉकडाउन जल्दी लग गया, क्या हम ये माने कि हमारा जो माइक्रोबायोम, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर ही होते हैं वो डिफरेंट है, आपकी डाइट डिफरेंट है, आपकी इम्यूनिटी डिफरेंट है? लोग ये भी कहते हैं कि हमारे को आदत है यहाँ पर कि बहुत कुछ गंद होता है, बहुत कुछ होता है, यहाँ पर इम्यूनिटी ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि कोई इनमें से कोई एक कारण है जिसके कारण ये डिफरेंशियल नंबर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ एशिया में, इंडिया में नंबर कम क्यों है रिलेटिवली कंपेयर टू यूरोप और यूएसए? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि यूएसए में है सबसे ज़्यादा नंबर है, यूरोप में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है, हाई नंबर है और उनका एजिंग भी काफ़ी है। मतलब उनका जो एज ग्रुप इफेक्ट हुआ है वो हाई एज ग्रुप इफेक्ट हुआ है, जैसे 70-75 ईयर्स या हाई वाला, तो उसमें मोटिलिटी भी उसमें ज़्यादा देखने में आई है। हमारी कंट्रीज़ में रिलेटिवली, एशियन कंट्रीज़ में और ख़ासकर इंडिया में जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है उनसे काफ़ी कम है और डेथ भी काफ़ी कम है। एक तो हमारी जो यंगर पॉपुलेशन शायद ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है और जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम है। अगर आप यूएसए से देखें या ब्राज़ील से देखें या यूके से देखें तो इंडिया में काफ़ी मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। तो एक तो एजिंग का भी एक इशू हो सकता है कि उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा भी है और जो उनकी हायर एज ग्रुप है वो ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी वाला ग्रुप है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। वो तो खैर किसी भी कंट्री के लिए वो ट्रू है, चाहे इंडिया है, चाहे यूएसए है या कोई और कंट्रीज है, कि हायर एज ग्रुप में मोर्टेलिटी और जिसमें कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे आप बता रहे हैं कि हाई एज ग्रुप है, वहां पर इंडिया को माना जाता है कि एक जवान देश है, यहां पर जो यंगर यूथ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं उसमें जो जिनकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा है और साथ में जो कोमॉर्बिडिटी की आप बात कर रहे हैं, जैसे एक फैक्टर यूएसए का ये भी माना जा रहा है कि ओबेसिटी लेवल जो है, मोटापे के जो लेवल हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा हैं, जिसके साथ रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आते हैं, जिसके साथ चलते हुए आपकी, जैसा आप बता रहे हैं कि ससेप्टिबिलिटी जो है कि आपको ये बीमारी हो वो ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये भी फैक्टर्स आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जिसमें कोमॉर्बिडिटी है, जिसमें डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ हैं, इश्केमिक हार्ट डिजीज़ है या पल्मोनरी डिजीज़ है जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई है। वो तो खैर इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एक तो एजिंग वाला एक इशू है, कोमॉर्बिडिटी एक दूसरा रिस्क फैक्टर है। उसके साथ साथ में जो वायरस है उसका जो स्ट्रेन है या उसमें क्या चेंजेस आई हैं वायरस में, वो भी शायद थोड़ा अलग लगता है कि जैसे हमारी कंट्री में जो विरुलेंस है उसकी काफ़ी कम है
क्योंकि डेथ रेट तो इंडिया में काफ़ी कम है, नंबर थोड़ा बढ़ रहा है, पर जो माइल्ड केसेस है वो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं हमारी कंट्रीज़ में, और जो हाई रिस्क पेशेंट है जो 3 से 4% या 5% है वो इंडिया में काफ़ी कम है, और मोर्टिलिटी भी काफ़ी कम है। तो वायरस के स्ट्रेन का भी फ़र्क हो सकता है। तो जो आप ये बता रहे हैं वायरस का स्ट्रेन, क्योंकि वायरस डिवाइड बहुत रैपिडली करता है, जब एक बार वो आपके शरीर में आ गया उसका जो रेट ऑफ डिवीजन है जिस तरीके से वो बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें साथ साथ ही म्यूटेशंस भी आती जाती हैं, वो बदलता भी जाता है वो वायरस जो है। तो इसी को आप स्ट्रेन मानेंगे, जो जो उनमें बदलाव आ रहे हैं यही अलग अलग स्ट्रेन बनेंगे, या सेम वायरस हल्का पड़ रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग बन रहे हैं या सेम वायरस हल्का पड़ रहा है? आई थिंक ये दोनों बातें हो सकती है। एक तो जो वायरस है, वायरस तो एक कोरोना वायरस है, उसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आ रही है, कौन कौन सी मॉड्यूलेशन उसमें हो रही है, कौन कौन से उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, तो और उसकी विरुलेंस जो इंडिया में जो स्ट्रेन देखा गया है, वैसे क्लिनिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो विरुलेंस है वो काफ़ी कम है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि और एग्जैक्टली तो इस पे तो खोज चल रही है, जांच चल रही है कि जो किस तरह का वायरस है। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी काम चल रहा है, काफ़ी कंट्री के काफ़ी भाग में काम चल रहा है, तो कैसे इसकी विरुलेंस है। पर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो वायरस का स्ट्रेन यहाँ इंडिया में आया है वो काफ़ी विरुलेंस उसकी काफ़ी कम है। उसकी विरुलेंस कम है, जो एक पॉजिटिव साइन है कि इंडिया में जो वायरस आया है, कोरोना वायरस आप बता रहे हैं, उसमें वो वाली ताकत नहीं है जो बाहर कई देशों में नजर आ रही है। उसका विरुलेंस, उसका फैलने का रेट जो है वो थोड़ा कम है। विरुलेंस भी कम है, और उसमें कुछ म्यूटेशन हुई है, इन्वायरमेंटल चेंज आई है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, उसमें म्यूटेशंस आई हैं। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर जगत राम, क्योंकि पीजीआई जो है इसको माना जाता है कि एक टीचिंग हॉस्पिटल और रिसर्च हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो है लेकिन साथ साथ ही यहां पर पढ़ाई भी की जाती है और रिसर्च भी किया जाता है, तभी इसको पीजीआई MER भी कहते हैं हम। तो यहां पर आपने क्या ट्रेंड देखा कि किस टाइप के जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, उनमें आपने क्या ट्रेंड्स ऑब्जर्व किया कि वो कौन है वो पेशेंट्स जो आ रहे हैं आपके पास, जो पॉजिटिव आ रहे हैं यहां पर, उनमें कोई आपने पैटर्न देखा है कि कौन लोग हैं जो ज्यादा ससेप्टेबल लग रहे हैं, जिनमें आपने ज्यादा देखा, क्या पैटर्न्स देखे आपने? देखिए, जब ये कोरोना शुरू हुआ, जैसे मार्च में पहले केसेस आने शुरू हुए, तो तब तक तो पता भी नहीं था कि ये किस तरह के पेशेंट आएंगे। जैसे कि उस वक्त हमने पाया कि जैसे इमरजेंसी में हम लोगों ने आइसोलेट करने की व्यवस्था की, तो उसमें देखा गया कि जो एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको कि सारी बोलते हैं, वो इस तरह के पेशेंट आए जिनको कि जैसे फीवर होता था, गले में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और पल्मोनरी उसमें स्ट्रेस होता था। तो इस तरह के जो सारी वाले पेशेंट है वो हमारे पास ज़्यादा आए इनिशियली शुरू में, और एक आधा तो डिटेक्ट हुआ भी नहीं है। तो तब तक ये पता चल चुका था कि जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो पेशेंट है वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कोरोना के होने का। उसके बाद में एक और ग्रुप आया जिसको हम बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जिसमें कि थोड़ा सा जुखाम होता है और जैसे इन्फ्लुएंजा होता है जैसे, तो उस तरह की उसमें कंप्लेंट आती है। तो इस तरह का एक ग्रुप आया। फिर वो हम लोग इमरजेंसी से भी डिटेक्ट करते थे, जो बाहर से भी हमारे पास इनिशियली पेशेंट आए वो सारी और ILI के ज़्यादा आए। उसके बाद में और तरह के पेशेंट आए जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट, जिसमें कि कोई सिम्टम ही नहीं है, पर उसमें कोरोना, क्योंकि काफ़ी जैसे कि वो भीड़ भड़ाके वाले एरिया से आए या काफ़ी सारे हाई रिस्क एरिया से आए, तो इस तरह का एक और तीसरा ग्रुप देखा जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट। तो आप ये बता रहे हैं कि आपके पास जब पेशेंट्स आने शुरू हुए सिम्टम्स के साथ, इनिशियली उनकी क्लासिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये पता नहीं लग रहा था कि इनको कोविड कहें, इनको कोरोना पॉजिटिव कहें, या हम कहें कि इन पे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस आ रही है, या इनमें
जो आपने दूसरा बताया कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को लेके, बाद में कैटेगराइजेशन करनी शुरू की कि ये कोरोना पेशेंट थे ये, हाँ, क्योंकि वो तो फिर तब लिटरेचर में भी आ गया, सारे में, मतलब कि मीडिया ये में एक नई बीमारी आई है जिसका नाम कोरोना है, तब हाँ, आपने कैटेगराइजेशन करनी शुरू जिसका नाम कोरोना है। और अगर कोई भी पेशेंट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का आपके पास आता है और ILI का आता है, और इमरजेंसी में जो भी पेशेंट आते हैं, तो हमने सबकी जांच करनी भी शुरू कर दी। ये एक जो वर्ड आप बता रहे हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी रही और काफी लोग अभी भी ये कहते हैं कि ये एक बड़ी ज्यादा सीरियस बीमारी नहीं है, ये तो फ्लू है, जैसे फ्लू होता है, जैसे जुकाम होता है, ऐसी सी ही बीमारी है, बस इसका क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गया तो इसलिए थोड़ा पैनिक ज्यादा हो गया है। आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या ये फ्लू लाइक इलनेस है जिसको जुकाम जैसी बीमारी कहें, या ये डेफिनेटली कोई सीरियस इलनेस है, कोई सीरियस बीमारी है जो उससे बिल्कुल अलग है? आप इसको एज डायरेक्टर ऑफ PGI कैसे देख रहे हैं? हम तो ये देखते हैं कि भी जो ILI है, जो सारे वर्ल्ड ओवर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इसमें हमें ज़रूर मरीज की जांच करनी है, उसका हमें कोविड टेस्ट करवाना है और जांच करनी है, तो ऐसे इसमें हमें रूल आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी आ रहे हैं, जो थर्ड ग्रुप मैंने आपको बताया। तो जो ILI या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले को तो हमें डेफिनेटली मतलब उसकी जांच करनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, और जो हाई रिस्क ग्रुप है उसका श्योरली हमें मतलब देखना है कि उसमें हमें रूल आउट करना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि इसकी जो पीक इंसिडेंस होगा इसका, वो आ चुका है या अभी वो आना बाकी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि ये आगे चलकर पीक आएगा और हमें तैयार रहना चाहिए कि नंबर्स अभी काफ़ी बढ़ेंगे। जैसा हम पहले बता रहे थे कि इंडिया में भी 2.25 लाख के करीब केस हैं। ये माना जा रहा है कि शायद जुलाई तक अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा तो हो सकता है 1 मिलियन 10 लाख के करीब केसेस हो जाएं, और प्रोपोर्शनेटली अगर उतने केस होंगे तो इसका मतलब जाहिर तौर पे उतनी एडमिशंस हॉस्पिटल्स में ज़्यादा हो जाएंगी, उतने ही लोगों की जानें भी जाएंगी, क्योंकि प्रोपोर्शन तो शायद बना ही रहेगा मोर्टेलिटी का 2 से 3 से 4% तक। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पीक अभी आनी है, स्लो डाउन हो गई है, या पीक निकल चुकी है? ये तो पक्का लगता ही है कि जो पीक है अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसकी पीक जो है वो जून के करीब और जुलाई में शायद इसकी ब्लंटिंग होने की, जून में ये काफ़ी जैसे बढ़ने की संभावना है, और जुलाई में ये कम होने की, वैसे क्योंकि जो ट्रेंड है उससे लगता है कि इंडिया में जैसे महाराष्ट्र में खासकर मुंबई, गुजरात और इवन चेन्नई, मद्रास और तमिलनाडु जो बोलते हैं, और दूसरा न्यू दिल्ली, ये जो कुछ एरियाज है, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि जो कोरोना है अभी भी नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो दूसरी जो स्टेट्स है उसमें थोड़ी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोकथाम हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि जून में और जुलाई में लगता है कि ये डेफिनेटली काफ़ी सारे इंडिया के काफ़ी सारे भाग में, काफ़ी सारी स्टेट्स में इसका जो हाईएस्ट पीक है वो उसके आसपास है, और जून और जुलाई में डेफिनेटली ब्लंटिंग होके डाउन आएगी। और बीच में आई थिंक जो अभी थोड़ी सी सर्ज हुई है वो हमारे जो मजदूरदार भाई भी जो गए हैं अपनी अपनी स्टेट में, उससे भी इसमें फ़र्क देखने में आया है। और जो हमारे जो लोग बाहर की कंट्री से और दूसरी स्टेट से माइग्रेट हुए हैं, उससे भी इसमें अंतर पड़ा है कि जो सर्ज हुई है देखने में आई है। पर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कदम उठाया है जिससे हमारा देश बचा है, वो तो ये है कि जैसे कर्फ्यू लगाया, उसकी आई थिंक सबसे ज़्यादा जो रोकथाम इसकी हुई है कर्फ्यू के कारण या लॉकडाउन के कारण। जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका हमने पालन किया है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने इनिशियल स्टेजेस में ही लॉकडाउन लगा दिया, जिससे डिजीज प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गया, जिससे काफ़ी मौका मिल गया कि तैयारी की जा सके कि कल को अगर डिजीज प्रोग्रेशन तेज़ होता है या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट आपके पास फैसिलिटीज सारी रेडी हो जाएं। और माना जा रहा है कि वो एक अच्छा मूव था जो उस वक्त किया गया। लेकिन अगर हम ये समझें कि पीक अभी आनी है, अभी टाइम है, तो क्या हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास कैपेसिटी है उस पीक के केसेस को हैंडल करने की, या आपको लगता है कि उस टाइम चैलेंज बढ़ेगा?
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पीजीआई में भी जैसे आपने फैसिलिटीज तैयार की हैं, क्या वो 100% इस वक्त यूटिलाइज्ड है या उसमें स्कोप है और एडमिशंस के लिए? और अगर पीक आगे आएगी और आपका केस लोड जो 200% हो जाता है, 300% हो जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या तैयारियां की जा सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये पीरियड था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो कर्फ्यू लगाया या लॉकडाउन किया, उससे एक तो इसका स्प्रेड काफ़ी कम रहा और एक हमें मौका भी मिल गया कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी हॉस्पिटल बेस्ड फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या सिटी में बहुत सारे एरिया जहाँ पे क्वारंटीन वाला और कोविड केयर सेंटर जो बनाए, और जैसे कि वो हमें मौका मिल गया। जैसे कि आप पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पीजीआई में हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव सेंटर बनाया जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आते हैं। इसी तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया कि उन्होंने सेक्टर 16 और 32 में ऐसी फैसिलिटीज़ तैयार की और आयुष बिल्डिंग में और बाहर कोविड केयर सेंटर जैसे सूद धर्मशाला और काफ़ी सारे एरिया तैयार किए हैं। और जितनी जो तैयारी खासकर नॉर्दर्न इंडिया में है काफ़ी अच्छी इसकी प्रिपरेशंस हुई और हमें मौका मिल गया। और हमारे पास मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया की जहाँ तक बात है तो काफ़ी हमारे पास आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ है और कोविड पॉजिटिव सेंटर है। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है जिसमें कि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनको ट्रीट किया जाता है। हम लोगों ने मतलब पीजीआई में जैसे मॉडरेट टू सीवियर जिसको वेंटिलेटरी फैसिलिटीज़ चाहिए या मॉडरेट पेशेंट है उनको हम लोग यहाँ दाखिल करते हैं। 142-43 पेशेंट यहाँ पे पीजीआई में दाखिल हुआ और सक्सेसफुली उनको डिस्चार्ज किया। अभी हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट कम है जो मॉडरेट टू सीवियर जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है। तो जो अभी एसिम्टोमेटिक और जिनको इंस्टीट्यूशनल लेवल के केयर की ज़रूरत नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। हम लोग सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हैं। कैसे एक क्वेश्चन जो जैसे आपने बताया अभी कि उनको कोविड सेंटर्स में रखा गया है, जिनको इंस्टीट्यूशनल केयर की जरूरत है, जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, उनको पीजीआई में उनको लिया जाता है, और आप बता रहे हैं अभी नंबर ऑफ पेशेंट्स कम भी है। इसका मतलब अभी कैपेसिटी आपके पास है पेशेंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हमारे पास बिल्कुल कैपेसिटी है हैंडल करने की। जैसे कि कहते थे कि बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर लगेंगे, अगर जो नंबर ऑफ पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जाएंगे उनकी संख्या काफ़ी कम है। जैसे कि 100 पेशेंट आता तो उसमें से 4 से 5 पेशेंट होते हैं जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। वो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट होते हैं क्योंकि कईयों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आता है या कई बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि कोई रीनल फेलर हो गया या कोई और रेस्पिरेटरी फेलर हो गया, वो आईसीयू में जाने की बात होती है। उनकी संख्या काफ़ी कम है, जैसे 4-5% है। तो हमारे पास काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ है। जबकि मैंने देखा न्यूज़ में देखा है और हमने देखा कि मुंबई में और काफ़ी और स्टेट में थोड़ी फैसिलिटी एज टू एज है, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। बिल्कुल, जैसा वेंटिलेटर्स की आपने बात की, वेंटिलेटर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी और ये भी लोगों के दिमाग में था कि क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन आप बता रहे हैं कि वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट जो काफ़ी कम पेशेंट्स को पड़ी, लेकिन क्या अगर आगे चलकर रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम वेंटिलेटर्स इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकें उस लेवल के? डेफिनेटली अगर हम इमेजिन करें कि पीक अभी आगे आनी है। सारी कंट्री में, सारे स्टेट्स में सभी ने जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरी तैयारी की है और इवन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है और वेंटिलेटरी सपोर्ट बिल्कुल पूरी तैयार है। अगर नॉर्दर्न जोन की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो वेंटिलेटर जितनी रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पेशेंट वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर काफ़ी ज़्यादा है और उसके लिए जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आए, जो कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आए, वो कम हैं। तो हमारे पास काफ़ी नॉर्दर्न इंडिया की काफ़ी है और स्टेट में भी मैं देखता हूँ तो काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बन गई। डॉक्टर जगत राम, एक क्वेश्चन जो हर कोई सोचता है और पूछते हैं वो ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो
क्या प्रोग्रेशन होता है उसके बाद? वो कहाँ जाता है? उसको पहले कौन से सेंटर में लेकर जाया जाता है? फिर डिजीज प्रोग्रेशन के हिसाब से क्या इंस्टीट्यूशन भी शिफ्ट की जाती हैं, या कि एक ही डेजिग्नेटेड स्पॉट पे डायरेक्टली लेकर जाया जाता है जहां पर उनकी कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी, या आपने एक स्केल्ड अप सिस्टम बनाया हुआ है? क्योंकि इनिशियली लोगों के ये भी जहन में था कि हमारे को लेकर कहाँ जाया जाएगा। कुछ लोग चाहते थे कि उनको फोर्टिस लेकर जाए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। कुछ लोगों ने प्रेफर किया कि हम तो पीजीआई ही जाना चाहेंगे। कोई कह रहे हैं हम 16 जाएंगे, कोई 32 जाएंगे। क्या ये चॉइस उनके पास है, या ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीम है वो डिसाइड करेंगी कि आप पहले कहां जाएंगे, डिजीज प्रोग्रेशन होने पे स्केलिंग अप कहां पर होगी, उसके बाद कहां लेकर जाया जाएगा, या कोई चॉइस का स्कोप है इसमें? जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमारी गाइडलाइन जो बनी शुरू में, जो हमारा 200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल पीजीआई में बना, तो हमारी सोच में यही था कि यहाँ पे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट आएंगे। तो पहले हमारे पास सारे ही पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे वो सारे पीजीआई ही आते थे, चाहे वो पेशेंट 16 सेक्टर के हों या सेक्टर 32 हॉस्पिटल के हो, सारे पीजीआई आते थे। पर बाद में जैसे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते गए तो जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है वो हमारे पास आते हैं, और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिनको कुछ भी, कोई बुखार भी नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं है, पर वो पॉजिटिव है, उनको डाइवर्ट किया गया, उनको शिफ्ट किया गया, जैसे कि आयुष बिल्डिंग में या मतलब दूसरे जो कोविड केयर सेंटर में, जहाँ पे उनका पूरा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ख्याल रखा गया। तो ये वाली बात तो अभी है, पहले सारे पेशेंट पीजीआई में आते थे। डॉक्टर जगत राम, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर जगत राम से बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की, टेस्टिंग की, किस तरीके से कोरोना को फर्दर हैंडल किया जा सकता है, इनकी बातें करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर जगत राम हमारे साथ हैं। डॉक्टर जगत राम, आपसे बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात हुई, रेमडेसिविर जो एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो एबोला में भी यूज की जाती है, सार्स मर्स वगैरह में भी यूज की गई, साथ में एजिथ्रोमाइसिन की बात होती है, कॉम्बिनेशंस की बात होती है। तो क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इस वक्त आप देख रहे हैं कारगर सिद्ध हो रहे हैं? कौन से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आप एडवाइस कर रहे हैं कि यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाएं? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कोविड पॉजिटिव केसेस है उसके लिए एक डायरेक्ट तो कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है जो श्योर ट्रीटमेंट के भी इससे पूरा ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये जो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो कीमो प्रोफाइलेक्सिस है, जैसे कि ये देखने में आया है कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, काफ़ी सारे कंट्री में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको आप ये कीमो प्रोफाइलेक्सिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दे सकते हैं, और जो उनके कांटेक्ट में भी हेल्थ केयर वर्कर आता है उसको भी आप दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, और दूसरे जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है रेमडेसिविर, हाँ रेमडेसिविर, तो उसको भी कई जगह पे उसको दिया गया है, जो हाई रिस्क पेशेंट पर्टिकुलरली उसमें दिया गया है। क्योंकि माना जाता है कि वायरल डिजीजेस का पर से कोई एक डेफिनेट इलाज नहीं होता, आप सपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स उनको ज़्यादा देते हैं, और वैसे कुछ जगहों पर कुछ मेडिसिन हैं जो जिनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म्ड कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है जिसको कि आप डिलीवर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एक कंफर्म्ड तो कुछ भी नहीं है, मतलब पर जो जिसके कुछ सेटिस्फैक्ट्री और ठीक रिजल्ट मिले हैं, तो उनमें से ये जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस हमने कहा, और जो जैसे एजिथ्रोमाइसिन है या एंटीवायरल ड्रग है, तो उसको दिया जाता है इसमें। और इवन कुछ लोगों ने इनिशियली काफ़ी पैनिक बाइंग भी की, उनको लगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात हो रही है, हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन स्टॉकअप कर लें। तो आपकी आम जनता के लिए क्या हिदायत होगी? क्योंकि क्या वो जज कर सकते हैं कि उनको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए? तो इस स्टॉकिंग अप का क्या फ़ायदा? अगर किसी ने रख भी लिया एजिथ्रोमाइसिन और अपने घर में हाइड्रोक्लोरोक्वीन रख भी ली, तो क्या आप ये एडवाइस करेंगे कि कोई इसको कंज्यूम कर ले? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसी भी मरीज़ को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवाई डॉक्टर से परामर्श किए बगैर खानी नहीं चाहिए। और जो हम लोग पेशेंटों को यहाँ कोविड केयर सेंटर में या कोविड हॉस्पिटल में देते हैं, वो भी हम पेशेंट को सारे साइड इफ़ेक्ट बताते हैं, उनका कंसेंट लेते हैं। अगर कोई कार्डिक का पेशेंट है या जिसमें उसका साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, तो उसको
हम लोग नहीं बताते कि आपने लेना ही है। पीजीआई में आपने MW प्रोटोकॉल सूडो वैक्सीन, उसके ऊपर भी आपने रिसर्च किया और उसको भी आपने ट्राई किया। आपने प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसको कि कोरोना वायरस हुआ है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होंगे प्लाज्मा में, उस प्लाज्मा को निकाल के एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करने की कोशिश, ताकि वो एंटीबॉडीज जाके वायरस के साथ लड़ सकें। वायरस को हम एंटीजन भी मान सकते हैं कि वो उस एंटीजन को वो बाइंड कर सकें। तो ये जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है और MW सूडो वैक्सीन है, जो MW सूडो वैक्सीन को भी लेके ये बात चली, ऐसा लगा कि एक बार की वैक्सीन आ गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो एक सूडो वैक्सीन है और वो एक अलग प्रोटोकॉल है जिसको आप हैंडल कर रहे थे। इन दोनों के बारे में आप क्या बता सकते हैं, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी और MW सूडो वैक्सीन? जैसे कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है तो इसमें एक अच्छी सोच है कि जैसे जो मरीज कोरोना वायरस से सफ़र करता है तो उसके अंदर शरीर में उसके एंटीबॉडीज़ बनती है। जब वो ठीक हो जाता है तो जो कोई इन्फेक्टेड पेशेंट होता है जो कोविड-19 का, उसमें अगर हम प्लाज्मा देते हैं जो मॉडरेट टू सीवियर होता है तो उसमें रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम काफ़ी फास्टर होता है। आप इन ए वे उसके पेशेंट की अपनी लड़ने की क्षमता को दूसरे एंटीबॉडी के साथ बूस्ट कर रहे हैं आप उसको। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम उस क्षमता को बूस्ट कर रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडीज उसमें पहले ही बनी है। अपनी बॉडी भी एंटीबॉडी बना रही है, लेकिन वो धीरे धीरे बनाना शुरू करेगी। पहले वो पहचानेगी कि ये एंटीजन है, ये वायरस है, इसके खिलाफ मेरे को एंटीबॉडी बनानी है। तो जो ऑलरेडी बनी एंटीबॉडी है वो आप उसमें डाल रहे हैं ताकि वो सप्लीमेंट करके जल्दी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो उसमें जब हम लोग ऐसे प्लाज्मा को देते हैं जो इन्फेक्टेड पेशेंट नेक्स्ट आएगा मॉडरेट टू सीवियर, तो उसमें वो लड़ने की क्षमता फास्टर होगी और एक वायरस से मुकाबला करने की ताकत आएगी और रेजोल्यूशन भी फास्टर होगा। एक आपने बात कही जैसे MW, एक्चुअली ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये तो एक सूडो वैक्सीन है, माइकोबैक्टीरियम W जिसको बोलते हैं। तो जब लोगों को ये बताया गया कि ये तो इसका ट्रायल सेफ्टी ट्रायल हुआ, तो सेफ्टी तो कुछ और चीज़ होती है। सेफ्टी का मतलब है कि हम लोग इसको MW को देंगे। कि आपने MW में पोटेंशियल देखा, आपने कहा कि हम MW देंगे, ये देखेंगे कि कोई इसके साइड और एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे, तो आपने ये बताया कि ये सेफ है, लेकिन क्या ये कारगर है, उसके लिए और टेस्टिंग की जरूरत है। जो अभी जो सेफ्टी देखी वो तो एक बात है कि ये सेफ है, देने से कोई नुकसान नहीं है, वो उसको सेफ्टी कहते हैं। एक इसकी इफेक्टिविटी है कि भी कितना इफेक्टिव होगा, कितना कारगर साबित होगा, वो तो अब जैसे हमारा जो ट्रायल PGI का एम्स न्यू दिल्ली और एम्स भोपाल का चल रहा है, उस पूरा ट्रायल होने के बाद में पता चलेगा कि ये कितना सफल होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है ग्लोबली की कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या इस तरीके की कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफाइंड अभी नहीं है जो कोरोना वायरस को हैंडल कर सकता है। इस वक्त अभी भी रिसर्च चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई भी डिफाइंड वैक्सीन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक सूडो वैक्सीन है, इसका भी पता चलेगा ट्रायल जब पूरा कंप्लीट होगा। और जो एक ट्रू वैक्सीन है उसके लिए वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज जैसे इंडिया भी शामिल है, उसमें इजराइल है या चाइना है या USA है, तो वो वहाँ पे ट्रू वैक्सीन बनाने की भी एक होड़ लगी हुई है। और जैसे 12 से 18 महीने शायद लगेंगे, और अब तो शायद 12 से 18 महीने आज से लगेंगे, मतलब जब से शुरू किया तो अभी तो लगभग 4-5 महीने तो हो भी चुके हैं। मतलब अभी भी काफी समय है, अभी लगभग एक साल, ट्रू वैक्सीन को तैयार होने के लगभग एक साल। और माने कि वैक्सीन तैयार हो जाता है तो उसके बाद भी उसका पूरा प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग का, स्केलिंग अप का, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का और प्रायोरिटाइजेशन का, कि सबसे पहले वैक्सीन कहां जाएगा, कौन सा देश लेगा, किसके पास पैसे देने की क्षमता। इसको भी लेके काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो पहले किसको बेचेंगी, कौन खरीद पाएगा। तो इंडिया को आप किस पोजीशन पे देख रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन डेवलप होता भी है तो वो फर्ज करें कि फिरोजपुर में, फाजिलका में, अमृतसर में कब अवेलेबल होगा वो वैक्सीन? बिल्कुल सही कहा, जब ये वैक्सीन होगा भी, तैयार होगा। वैसे तो हमारे साइंटिस्ट जो कंट्री के हैं उनकी क्षमता बहुत अच्छी है, वो चाहे वो अमेरिका में हो चाहे कहीं भी हो, और वो लोग भी श्योर है कि वो भी इसको वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। पर जब कोई वैक्सीन आएगा तो एक तो कॉस्टली आएगा, काफ़ी कॉस्टली होगा, उसके बाद में उसकी प्रोडक्शन का इशू आएगा, और उसके बाद में वो एक
आगे ट्रायल करने की बात आएगी और जैसे इफ़ेक्टिव हुआ तो ये बहुत सारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और ये सारे इशू सामने आएंगे। और डॉक्टर जगत साहब, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से वायरस म्यूटेट कर रहा है, ये जैसे ऐसे डिवाइड होगा, ये म्यूटेट भी करता है, अलग अलग स्ट्रेन्स बनते हैं। अगर हम एक वैक्सीन डेवलप करते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए और इन द मीन टाइम उस दौरान एक उसका म्यूटेशन होती है, वो एक अलग स्ट्रेन बन जाता है, क्या वही वैक्सीन वहां पर भी कारगर होगा या आपको एक नया वैक्सीन फिर डेवलप करना पड़ेगा उस स्ट्रेन के लिए, फिर एक नया वैक्सीन डेवलप करना पड़ेगा नए स्ट्रेन के लिए? तो ये तो एक कंटिन्यूअस चैलेंज बन जाएगा। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये प्रॉब्लम का कोई हम डिफाइंड एंड पॉइंट नहीं देखेंगे, हमारे को इसके साथ साथ रहने की आदत बनानी पड़ेगी और साथ साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन करते रहना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा, पर मेरी तो ये सोच है कि जब एक वैक्सीन बनेगा कोविड-19 के अगेंस्ट, तो वो जब एक मेजॉरिटी में वो सफल होगा, हो सकता है कोई ऐसी रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो जो कुछ परसेंटेज में शायद सफल ना हो, पर मेजॉरिटी में तो वैक्सीन काम आता है। जैसे कि कोई स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना या जो कोई रोटा वायरस का वैक्सीन बना, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और मेजॉरिटी में इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरी सोच तो ये है कि वो इफ़ेक्टिव होगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में और ऑलमोस्ट ऑल केसेस में काफ़ी हद तक वो सफल होगा। कुछ परसेंटेज हो सकते हैं जो रेजिस्टेंट हो, जिसमें वो इफ़ेक्टिव सिद्ध ना हो। कुछ केसेस यूएसए में बच्चों को लेकर आए और ग्लोबली भी केसेस आए जिनमें एक अलग तरीके से कोरोना वायरस के बीमारी के जो सिम्टम है वो आ रहे थे। क्या आपने यहां पर बच्चों में कोरोना वायरस देखा और क्या उसको एक अलग तरीके से देखा कि अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कोई रैश आ रहा है या मल्टी ऑर्गन फेलियर आ रहा है या कोई और टाइप की इन्फ्लामेटरी कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपने यहां पर भी देखा कि बच्चों में कोरोना वायरस अलग तरीके से आ रहा है या सेम तरीके से आ रहा है जैसा बड़ों में आ रहा है? जैसे बच्चे यहाँ पे आए, एक पेशेंट तो कहीं बाहर से कहीं दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र हुआ, तो वो पेशेंट हार्ट का पेशेंट था, पीडियाट्रिक में दाखिल हुआ, तो उसमें वहाँ पे भी सस्पेक्ट नहीं किया। हम लोगों ने इनिशियली सस्पेक्ट नहीं किया, पर जैसे उसको हार्ट डिजीज़ के लिए ट्रीट करना था तो सोच में आया कि इसका क्यों ना कोरोना टेस्ट कराया जाए, वो पॉजिटिव निकला। इस तरह से वो पेशेंट बाद में अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो काफ़ी सीवियरली सिक चाइल्ड था पहले से ही काफ़ी वो, क्योंकि उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी। इंटेंसिव केयर यूनिट का पेशेंट था और हार्ट में उसके प्रॉब्लम थी, तो उसमें कोरोना निकला। तो ऐसे भी देखा और कुछ पेशेंट बच्चे हमने ऐसे देखे कि मदर को कोरोना है और बॉर्न होने के बाद में बच्चे को भी कोरोना है। तो उसमें और जो ठीक हुए हैं, थोड़ा सा रेट उनका जो कोविड पॉजिटिविटी है वो काफ़ी डिले लेट तक बच्चे में रही। हो सकता है कि उसमें इम्यूनिटी इतनी पैदा जल्दी ना हुई हो, पर ठीक हो गए सारे ही बच्चे। कोई सीवियर केस बच्चों में जो आपको नजर आया हो कि डिजीज प्रोग्रेशन काफी सीवियर रहा, कि प्रॉब्लम आई हो, आईसीयू में डालना पड़ा हो, वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको नजर आई? छोटे बच्चे में ऐसे बिल्कुल जरा भी नहीं हुआ। एक पेशेंट को छोड़ के जो कि पहले ही मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर से आया था, जिसको कि हार्ट की प्रॉब्लम थी, बाकी बच्चे हमारे सारे ठीक हो गए। एक चीज जो और देखी जा रही है कि आज कोरोना की बात हो रही है, पीजीआई कोरोना से पहले भी था, आपके पास पेशेंट्स आते थे। क्या आप देख रहे हैं कि एक अलग टाइप का रेशो बन रहा है कि रूटीन डिजीजेस अभी भी चल रही हैं, अभी भी हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी किडनी फेलियर हो रहे हैं, अभी भी लिवर डिजीजेस हो रही हैं, अभी भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हो रही हैं, लोग रेफर हो के सब जगह से आ रहे हैं? या आप देख रहे हैं कि वो इंसिडेंट्स थोड़ा कम हुआ और कोरोना के ऊपर फोकस ज्यादा चला गया है? क्या आपने कोई ऐसा वेरिएशन देखा है कोई डिजीजेस में? एक बात तो आपने जो लास्ट कही कि भी फोकस है वो तो ज़रूर कोरोना पे ज़्यादा चला गया है। और जो फोकस है जो नॉन कोविड के पेशेंट्स है, इनिशियली जैसे 2 महीने तक तो उन्होंने काफ़ी रोकथाम की, काफ़ी कम पेशेंट पीजीआई आए, पर अपने आप ही कम आए होंगे, उनको लगा होगा पीजीआई जाकर कहीं हमारे को कोरोना ना हो जाए, तो अपने आप को अवॉइड कर रहे होंगे। हो सकता है डर के मारे भी थोड़े कम आए हों, पर अभी जो देखने में आया है कि लगभग 2 वीक से देखने में आया, अभी भी हमारे पास 2000 बेड हमारे पास है, 1000 के करीब हमारे पास पेशेंट है। उसमें से अगर आप इमरजेंसी में जाओ तो हम लोगों ने पूरी इमरजेंसी भरी हुई है। और एक जो चीज़ देखने में आई थी जिसका नंबर कम हुआ था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का था, कि जो नंबर ऑफ पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के थे वो काफ़ी कम हो गए थे।
जैसे कि हमारे जो पास ट्रॉमा सेंटर में काफी आते होंगे। ट्रॉमा सेंटर में बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट आते थे, वो कम हुए। पर जो हमारे न्यूरो सर्जरी के कोई जैसे ट्यूमर है या कोई और न्यूरो सर्जिकल डिजीज है या सर्जिकल डिजीज है, वो पेशेंट तो अब हमारे पास आने काफ़ी शुरू हुए हैं। इनफैक्ट कल एक बड़ी क्रिटिकल सर्जरी पीजीआई में हुई जिसमें आपने न्यूरो सर्जरी की और ब्रेन के ऊपर ऑपरेट किया एक पेशेंट के, जो कोरोना पॉजिटिव था पेशेंट। तो वो आपके लिए एक बड़ी सेंसिटिव सर्जरी रही होगी जाहिर तौर पे, क्योंकि जब आप क्रेनियम को या स्कल को जब आप खोलते हैं, आप बोन कटर यूज़ करते हैं, तो एरोसोलाइजेशन काफ़ी होती है वहाँ पर, जो उसमें से जो स्प्रे निकलते हैं जब आप कट कर रहे होते हैं, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का होना वो बड़ा हाई रिस्क होता है। इसको कैसे हैंडल किया आपने? नहीं, बिल्कुल जैसे कि ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकला और हेड इंजरी का पेशेंट है, उसको कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया और वहाँ उसके लिए पूरे इंतज़ाम किए। बिल्कुल आई थिंक ये काफ़ी हाई रिस्क होता है, हमें तो पूरा जैसे N95 मास्क और PP किट और पूरे प्रिकॉशन के साथ ऐसे पेशेंट की सर्जरी करनी होती है। और आप ऑपरेशन थिएटर्स में अपना नेगेटिव प्रेशर भी बना के रखते हैं कि वो बाई तो, चांस अगर कोई कोविड हॉस्पिटल में, क्योंकि कंट्री में ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, पर हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया जैसे कि कोविड हॉस्पिटल पहले नेगेटिव प्रेशर वाली फैसिलिटी नहीं थी। क्योंकि पहले तो आमतौर पे होता है नेगेटिव प्रेशर, हम ऑडियंस को बता दें कि वो तब होता है कि जैसे इस कमरे का प्रेशर जो है बाहर से कम रखा जाए, ताकि अगर गलती से कोई लीकेज होता है तो बाहर की हवा अंदर आएगी, अंदर की हवा जिसमें कोरोना वायरस अगर हो सके तो वो बाहर ना निकल पाए नेगेटिव प्रेशर के। तो आपने ये कैसे यहाँ पर फिर फैसिलिटी पैदा की? बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें जैसे ये जो नेगेटिव प्रेशर के लिए आमतौर पे जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं उसका पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो नॉन कोविड के लिए, जिसमें कोविड की बात नहीं होती थी पहले। तो मैं तो सर्जन हूँ, मेरे को तो मालूम है। और जो ये कोविड के लिए इसमें नेगेटिव प्रेशर होना ज़रूरी है कि ताकि अंदर नेगेटिव प्रेशर हो, ताकि अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर को जैसे हवा जाएगी तो उसमें हम लोग वेंटिलेटरी वो बना देते हैं, जैसे एग्जॉस्ट वगैरह और ऐसी फैसिलिटीज़ इसमें तैयार करते हैं इसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन थिएटर को। डॉक्टर चक्रराम, आखिरी में 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जो टेस्टिंग रेट्स हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि टेस्टिंग रेट्स एडिक्वेट हैं, जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए आम जनता की, ये देखने के लिए कि कहीं पर कोई उसमें कोरोना पॉजिटिव केस आम जनता में तो नहीं आ रहे? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट अब शुरू हो ही चुकी है, जिस तरीके से माइग्रेंट आपने देखे जाते हुए और जिस तरीके से लोग जा रहे थे। अब ये प्रिडिक्ट करना कि ये कहाँ से कोरोना आएगा अब थोड़ा मुश्किल हो गया। पहले तो क्लस्टर्स डिफाइन थे, जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको डिफाइन किया जा रहा था। आज की डेट में थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल हो चुका है अब कि कहाँ पर कैसे हो सकता है। क्या आपको लगता है कि एडिक्वेट टेस्टिंग हो रही है जनता की, जिससे ये पता लगे कि क्या प्रेवलेंस है, कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि जब ये कोरोना शुरू हुआ तो टेस्टिंग की फैसिलिटीज़, हालांकि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको PCR बोलते हैं, कंट्री के काफ़ी भाग में थी, पर कोरोना तो पहली बार टेस्ट किया। PGI में भी इसका सेंटर बना। हमारे पास अभी तक 12,000 सैंपल टेस्ट हो चुके हैं PGI में। 12,000 में से यहाँ चंडीगढ़ में तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी काफ़ी एडिक्वेट है। जैसे मैंने कहा 12,000 पेशेंट को सैंपल को टेस्ट किया गया। इसी तरह से हम लोग जो काफ़ी सीवियर इमरजेंसी और डायर इमरजेंसी जिसको सर्जरी करना है तो उसका हम बोलते हैं कि पूरा PP किट और पूरे प्रिकॉशन के साथ आप सर्जरी करिए और उसका टेस्ट का रिजल्ट आएगा। पर साथ साथ में अभी जैसे जीन एक्सपर्ट एक टेस्ट आया है, इसको 2 घंटे में हम लोग 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हैं। जबकि ये भी जेनेटिक टेस्ट है PCR की तरह? PCR से भी सेंसिटिव अच्छा टेस्ट है। एक और टेस्ट बीच में आया था, एंटीजन टेस्ट, जो प्रोटीन बेस्ड टेस्ट है, जो आपका वो माना जा रहा था कि वो PCR से जल्दी रिजल्ट देगा। वो ये जो टेस्ट है जैसे कि जीन एक्सपर्ट है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और ये 1.5 से 2 घंटे में इसको कर सकते हैं। थोड़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, पर इसको हम लोग जो कोई डायर इमरजेंसी होती है, जो आपने न्यूरो सर्जरी का जो केस किया वो आपने जीन टेस्टिंग के जरिए उनको टेस्ट किया, जो आपने रैपिडली उनकी टेस्टिंग करी, उसको जीन एक्सपर्ट से किया ताकि उसकी रिजल्ट भी जल्दी मिल जाए। क्योंकि आपके पास कोई क्रिटिकल पेशेंट आए, आपने उनको इमीडिएटली सर्जरी में लेकर जाना, तो आपको फटाफट ये टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव ना हो, क्योंकि उसके साथ आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाएंगे और प्रिकॉशन प्रोटोकॉल भी। बिल्कुल, आई थिंक वो हमें डिसाइड करना पड़ता है और हमारे पास इतने मरीज है कि जीन एक्सपर्ट सब केसेस के लिए भी सेलेक्टिवली हमें यूज़ करना पड़ता है। जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, जो RT-PCR जिसको बोलते हैं, वो तो हम लोग सब में करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने काफ़ी हमें मदद की है। क्या आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ चुकी है पीजीआई में जब से कोरोना वायरस आया है, क्योंकि आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही हैं, आपको नए टेस्ट करने पड़ रहे हैं? क्या आपको नजर आ रहा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट, जो बजट पीजीआई का रहा होगा, उसमें आप एक इंक्रीज देखेंगे कोरोना वायरस के आने के कारण? डेफिनेटली आई थिंक ये तो इसमें हमारे इंक्रीज तो इसमें डेफिनेटली हुआ ही है, क्योंकि जब ये कोरोना इंडिया में आया और हम लोगों ने तैयारी की, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो कोई भी मरीज़ इंटर होता था और हेल्थ केयर वर्कर ऐसे ही हॉस्पिटल में इंटर होते थे। अब जब ये कोरोना आया तो हमने पीजीआई के हर एक गेट पे जो सर्जिकल मास्क दिए और सैनिटाइज़र दिया। पहले सैनिटाइज करते हैं, हाथ को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में जो मास्क है हेल्थ केयर वर्कर को देते हैं, पेशेंट को देते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट को देते हैं, और बाद में थोड़ा बाद में हमें थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर मिले, वो सारे गेट्स पे अवेलेबल है, तो सबका टेम्परेचर भी लेते हैं। तो ये जो अब आपने जो प्रिकॉशंस इंप्लीमेंट कर दी हैं, क्या आपको नजर आ रहा है कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप इनको धीरे धीरे रिड्यूस कर पाएंगे, या लग रहा है कि ऑलमोस्ट अब ये परमानेंट ही रहेंगी आपकी जो प्रिकॉशंस? हमें तो ये लगता है कि ये हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। नेक्स्ट 1.5 से 2 साल हमें इसके साथ रहना है। जैसे कि हमें मास्क को लगाना है, हाथ को बार बार वॉश करना है। क्या आपको कोई एंड पॉइंट नजर आ रहा है कोरोना का कि आप डेफिनेटली कह सकें कि अब कोरोना जो है हमारे पीछे रह गया, अब हम आगे निकल गए हैं, या वो एंड पॉइंट अब नहीं आएगा, धीरे 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 ये टेपर डाउन होगा और फिर साथ साथ चलता ही रहेगा? नहीं, क्या नजर आ रहा है? ये मेरे को तो ये लगता है कि ये डेफिनेटली इसका एंड पॉइंट आएगा, पर एक सडन एंड पॉइंट नहीं है, वो बड़ा ग्रेजुअल होगा। जैसे 1 से 1.5 साल में इसकी संभावना है कि ये बेस लाइन पे आए। डॉक्टर चिकित्सराम, हम देख रहे हैं कि कुछ टाइप के केसेस रिड्यूस हो गए, जैसे रोड एक्सीडेंट्स थे, ट्रॉमा केसेस थे, लेकिन कुछ और टाइप के केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हुआ है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रजिस्टर करते हैं कि बाहर माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, प्रेशर है, लॉकडाउन है, सब कुछ हो रहा है। क्या देखा आपने कि किस टाइप के पैटर्न या ट्रेंड देखे आपने पीजीआई में? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुए हैं और नंबर ऑफ पेशेंट जो ट्रॉमा के आने कम हुए हैं, पर जो हमें जिसमें हमने बढ़ोतरी देखी है वो तो एक साइकोलॉजिकल इलनेस, डिप्रेशन, इस तरह के मरीज़ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ऐसी कहीं किसी परिवार में किसी को ऐसा कोई इफ़ेक्ट पड़ा हो तो ज़रूर वो डॉक्टर को दिखाए और उसका ट्रीटमेंट करवाए। हमारे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ गए हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने टेक्नोलॉजी किस तरीके से पीजीआई में इंप्लीमेंट की? आपने कुछ और इसमें जैसे रोबोटिक तरीके से जिसमें कॉन्टैक्टलेस कोई चीज़ डिलीवर हो सके, या आपने इस टाइप की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी की हैं पीजीआई में? हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के और जो कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो उसमें जो यंग डॉक्टर्स है उन्होंने एक रोबोटिक ट्रॉली जो प्रोग्रामेबल है, जिसमें कैमरा लगा है, काफ़ी एडवांस्ड, जिसको कि दूत कहते हैं, तो वो तैयार की है, जो एक फ्लोर में रूम टू रूम जाके कोई भी मेडिसन है, कोई फूड प्रोडक्ट या फ्लूइड है, उसको डिलीवर कर सकती है। इस तरह से मैं तो ये उनको बधाई देना चाहूँगा, अपनी टीम को और अपने डॉक्टर्स को, जिन्होंने ऐसा सोचा। और उसमें हम लोग काफ़ी और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्काई इज़ द लिमिट फॉर इम्प्रूवमेंट। आम जनता के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी कि क्या किया जाए, किस चीज़ से वो घबराएं, किस चीज़ से ना घबराएं, क्या चीज़ वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते? लोग कह रहे हैं कि आप कोरियर मंगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आप खाना भी बाहर से मंगा कर खा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फूड बोर्न वायरस नहीं है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए ही इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन आपकी क्या एडवाइस रहेगी? यही रहेगी कि देखो, एक तो पैनिक नहीं करना है, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वरी भी नहीं करना है, क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो हमें जो ज़रूरी चीज़ें, हिदायतें हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए और हमें इसको एडॉप्ट करना है, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें इसके साथ कम से कम 1-1.5 साल तक तो कम से कम हमें रहना है। और उसके बाद में एंड तो इसका ज़रूर सामने आएगा और हमारी प्री कोविड स्टेट जो है वो शायद 1 से 1.5 साल में आएगी। डॉक्टर चिकित्सराम, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीजीआई क्योंकि बड़ी
टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के इंस्टीट्यूट है, तो आप किस तरीके से और इंस्टीट्यूट्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या ट्रांसफर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे कर रहे हैं आप ये? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पीजीआई को एक मेंटरिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें कि हम लोग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 36 जो इंस्टीट्यूट है नॉर्दर्न इंडिया के, जिसमें पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख शामिल है, उसमें हम लोग 36 इंस्टीट्यूट को ट्रेन के डॉक्टरों को और टेक्निकल स्टाफ को ट्रेन करेंगे। 16 से ऊपर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने पहले ही ट्रेन कर दिए हैं, ताकि वो लोग जो टेक्निकल स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर अपनी स्टेट में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और जीन एक्सपर्ट को कर सकें और उनको पीजीआई सारे सैंपल ना भेजने पड़ें। तो ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर जगत राम, आपसे फिर थोड़े दिनों बाद हम बात करेंगे अपडेट्स लेने के लिए, बट थैंक यू सो मच न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।